हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एसईसी, पॉपुलर कल्चर, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। मोस्टली आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की। और डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम रहता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है और वहां पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन पॉपुलर कल्चर विद एग्जांपल्स। आपको बताना है पॉपुलर कल्चर क्या होता है और एग्जांपल्स के साथ बताना है कि वो क्या होता है। तो देखिए, पॉपुलर कल्चर का मतलब है वो आइडियाज, वो प्रैक्टिसेस, वो बिलीव्स या वो चीजें जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट होती है किसी एक टाइम पर, जो बहुत ज्यादा फेमस हो। यानी कि जो एंटरटेनमेंट होता है, फैशन होता है, म्यूजिक होता है, टेक्नोलॉजी होती है, जो भी चीजें किसी एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती है, बहुत ज्यादा चल रही होती है, तो वो हमारा पॉपुलर कल्चर हो जाता है। जो आप ये समझ लो कि ये मेन स्ट्रीम कल्चर है जो ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब जैसे मैं आपको आगे बताऊं, पॉपुलर कल्चर के एक पहला फीचर है कि इसमें यूबिक्विटी होती है, यानी कि पॉपुलर कल्चर बहुत वाइड स्प्रेड होता है, यानी कि लार्ज ऑडियंस उसको फॉलो कर रही होती है थ्रू मास मीडिया और टेक्नोलॉजी। ट्रांजिएंट होता है नेचर में। देखो, पॉपुलर कल्चर जो होता है वो लगातार चेंज होता रहता है, जैसे जैसे मतलब जो भी करंट सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपको पता है फैशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, फैशन मतलब हमेशा बदलता रहता है। कोई भी ट्रेंड वगैरह होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। और इसके बाद इन्फ्लुएंस अगर मैं आपको बताऊं तो पॉपुलर कल्चर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है लोगों के एटीट्यूड के ऊपर, लोगों के बिहेवियर के ऊपर, लोगों के प्रेफरेंसेस के ऊपर। और अगर मैं आपको बताऊं तो डाइवर्सिटी, देखो बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्म में हमें पॉपुलर कल्चर देखने को मिलता है। हमें म्यूजिक में देखने को मिलता है, हमें फैशन में देखने को मिलता है, हमें फिल्म में देखने को मिलता है, हमें टेलीविजन में देखने को मिलता है, हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है, हमें स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है, हमें इंटरनेट में जो मीम्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें देखने को मिलता है। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो एक टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस होती है। फिर है ग्लोबलाइजेशन। जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, पॉपुलर कल्चर जो है उसकी बाउंड्रीज जो है ना वो और एक्सटेंड हो गई। जो चीज पहले अमेरिका तक होती थी, आज वो चीज पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रही है। मान लो अमेरिका जीन्स वगैरह का कल्चर फॉलो करता है, तो आज वो जीन्स पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। जीन्स ऐसी चीज है जो हर कोई पहनता है। और जो अमेरिका के आइडियाज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के आइडियाज हैं, वो आज की डेट में सभी ग्लोबली वो फैल रहे हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं पॉपुलर कल्चर के। जैसे म्यूजिक की बात करें तो कुछ जोनराज होते हैं, पॉप, हिप हॉप, इलेक्ट्रॉनिक, डांस म्यूजिक। ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे फैशन को, लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। म्यूजिक एक टाइम पर बहुत फेमस होता है, कभी हिप हॉप म्यूजिक का जमाना आता है, कभी पॉप म्यूजिक होता है। फिल्म एंड टेलीविजन, जो ब्लॉकबस्टर मूवीज होती हैं, पॉपुलर टीवी शोज होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो मार्वल है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं उसकी मूवीज को। और मतलब इसको बहुत ज्यादा कल्चरल इंपैक्ट लोगों पे पड़ रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं ये चीजों को। फैशन, देखो जो हमारे ट्रेंडिंग कपड़े होते हैं, एसेसरीज होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पॉपुलर कैसे होते हैं, इन्फ्लुएंसर उसको पॉपुलर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सेलिब्रिटीज उसको पॉपुलर करते हैं उस चीज को। फैशन भी एक तरीके से पॉपुलर कल्चर का पार्ट है। आप इंटरनेट पर मीम्स पढ़ते हो, वायरल मीम्स आते हैं, जीआईएफ्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, ये करेंटली जो चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही होती हैं वो आपको दिख रही होती हैं। स्पोर्ट्स की बात करें, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स कल्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलर कल्चर में। यानी कि आप देखोगे कि कोई एक ऐसा स्पोर्ट होता है जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, जो हमारे कल्चर में बस जाता है। इंडिया की बात करूं तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो लोगों को जोड़ता है। गेमिंग की बात करें, बहुत सारे वीडियो गेम्स आ रहे हैं, गेमिंग कल्चर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब लोग क्या है कि मतलब इसको एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाकर बैठे हैं, घर से गेमिंग करते हैं, अलग अलग टाइप की गेमें खेलते हैं। और आप सेलिब्रिटीज की लाइफ से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हो, आप देखते हो कि उनके रिलेशनशिप्स कैसी चल रही हैं, सेलिब्रिटी के बारे में आप जानते हो, और सेलिब्रिटीज जो कर रहे हैं आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो ये भी एक तरीके से पॉपुलर कल्चर है कि वो चीज़ें जो कर रहे हैं वो पॉपुलर हो रही हैं, फिर आम जनता, आम जन जो सोसाइटी है वो उसको फॉलो करती है।
सोशल मीडिया ट्रेंड, बहुत सारे हैशटैग चलते हैं, चैलेंज चलते हैं, वायरल कंटेंट होता है टिकटॉक पर, ये तो बैन है इंडिया में, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखते हो। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ थिएटर एंड डांस विद इन द इंडियन पॉपुलर कल्चर। तो इंडियन थिएटर और डांस जो है उसकी बहुत रिच और डाइवर्स हिस्ट्री है, जो कि एवॉल्व होता रहा है कई सेंचुरीज तक। और अगर मैं आपको बताऊं एंशियंट, अगर मैं टाइम की बात करूं, तो इंडियन जो थिएटर है, आप एंशियंट टाइम में देखोगे तो नाट्य शास्त्र में आपको देखने को मिलता है। एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में लिखता है कि ये माना जाता है कि इसको भारत मुनि ने लिखा था 200 BC टू 200 CE, ठीक है, 200 CE। और ये यहाँ से अलग अलग थिएटर के एलिमेंट्स हमें पता चलते हैं नाट्य शास्त्र में से, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो या म्यूजिक हो। क्लासिकल ट्रेडिशन की बात करें तो इंडियन क्लासिकल थिएटर, जिसमें बहुत सारी इसकी फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, ये अलग अलग आर्ट फॉर्म में एमर्ज हुआ। ये ट्रेडिशंस जो हैं, ये एक तरीके से जो रिलीजियस हमारे एपिक्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं, माइथोलॉजी होती है, वहाँ से लिए जाते हैं, फिर उसको परफॉर्म किया जाता है। सो डांस एंड थिएटर बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट होता है टेम्पल रिचुअल्स का, ठीक है। और पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा करवाते थे अपने कोर्ट में। भक्ति एंड सूफी इन्फ्लुएंस। सो जब भक्ति और सूफी मूवमेंट चल रहे थे, परफॉर्मिंग आर्ट बहुत ज़्यादा आम लोगों तक कॉमन पहुंच चुका था, क्योंकि भक्ति संत जो होते थे वो म्यूजिक और डांस को यूज़ करते थे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ सकें। फिर है कलोनियल इम्पैक्ट। ब्रिटिश कलोनियल पीरियड जो था उसमें थोड़ा वेस्टर्न थिएट्रिकल इन्फ्लुएंस इंडिया पर पड़ा। जो वेस्टर्न कंट्रीज में थिएटर जो चलते थे उसका इन्फ्लुएंस इंडिया तक आया और इंग्लिश में नाटक होने लगे, ठीक है, अलोंग साइड ट्रेडिशनल फॉर्म्स। सो ये पीरियड विटनेस करता है एमर्ज ऑफ पारसी थिएटर। पारसी थिएटर आता है हमारे इंडिया में और पॉपुलर फॉर्म, बहुत पॉपुलर है ये, जो कि कहीं ना कहीं जिसमें वेस्टर्न एलिमेंट्स भी दिखते हैं और कहीं ना कहीं इंडियन थीम्स भी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस रेनेसा की बात करूं तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जैसे उदय शंकर, रुक्मिणी देवी, अरुण डाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन डांस फॉर्म्स को पॉपुलराइज करने में, चाहे वो देश के अंदर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो। बॉलीवुड एंड पॉपुलर कल्चर। सो धीरे धीरे जब बॉलीवुड आया, ठीक है, इन द मिड 20th सेंचुरी, इससे क्या है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक नया डायमेंशन मिला। जो फिल्में होती थी वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई स्टोरी टेलिंग का और डांस और म्यूजिक का। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे सॉन्ग्स, डांस, आइटम नंबर्स और ये सब चीज़ें हमें मूवीज में देखने को मिलने लगा। कंटेम्प्रेरी में अगर बताऊं तो आज इंडियन थिएटर और डांस जो है वो इवॉल्व हो रहा है लगातार। जो मैं आपको बताऊं, जो कुछ कंटेम्प्रेरी कोरियोग्राफर्स हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल वाले को मॉडर्न के साथ जोड़ रहे हैं, आज की डेट में कुछ नया करके दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट लगातार हो रहे हैं, इंटरनेशनली कोलैब हो रहे हैं। सो ये आज का कंटेम्प्रेरी सीन है। डज फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस रिफ्लेक्ट द रीजनल वेरिएशंस ऑफ इंडिया। जो हमारे फोक सॉन्ग होते हैं, फोक डांस होते हैं, क्या वो हमारे रीजनल वेरिएशंस, डाइवर्सिटी को दिखाते हैं? तो देखो, फोक सॉन्ग में आता है असम के अंदर बिहू सॉन्ग्स होते हैं। असम के अंदर बिहू सॉन्ग्स सेलिब्रेट करते हैं, बिहू फेस्टिवल, मतलब बिहू फेस्टिवल में बिहू सॉन्ग्स गाए जाते हैं, बहुत एनर्जेटिक रिदम में गाए जाते हैं, लव, नेचर और डेली लाइफ के बारे में उनकी थीम होती है। और ये क्या है कि इसे एक डाइवर्स कल्चर हमारा दिखता है। राजस्थानी फोक सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब यहाँ पे गाए जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है हिस्टोरिकल टेल सुनाते हैं गाने गा गा के, हिस्टोरिकल इवेंट सुनाते हैं गा गा के, ठीक है। और द मांगानियार कम्युनिटी एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गाते हैं, ठीक है, मांगानियार कम्युनिटी वाले राजस्थान में। लावणी महाराष्ट्र के अंदर एक ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है महाराष्ट्र की, जो मतलब सॉन्ग होते हैं, चलते हैं और कोई डांस करता है उसके ऊपर, लोकल डायलेक्ट में सॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ के कल्चर को दिखाते हैं। फोक डांस की बात करूँ तो गुजरात में गरबा खेला जाता है। गरबा एक बहुत वाइब्रेंट डांस है जो नवरात्रि में खेला जाता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आपको इसमें डांस करना होता है, स्टेप्स होते हैं, इसकी एक कॉस्ट्यूम होती है, एक म्यूजिक होता है इसका प्रॉपर। पंजाब में भंगड़ा किया जाता है, भंगड़ा बहुत एनर्जेटिक तरीके से किया जाता है और भंगड़ा के स्टाइल थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर जब आप जाते हो, और कॉस्ट्यूम भी वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ये डांस जो है एग्रीकल्चरल
जो मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चरल थीम पर होता है जो भंगड़ा होता है। फिर आता है ओडिसी, ये उड़ीसा का है। सो ओडिसी क्या है, थोड़ा क्लासिकल है। और जैसे इसके कुछ रीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं, जैसे मयूरभंज छऊ डांस है, ठीक है। और उड़ीसा में कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग थीम्स पर ये फोक डांस किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस इन इंडियन फेस्टिव सेलिब्रेशंस। देखो, इंडियन फेस्टिव सेलिब्रेशंस जो होते हैं, आप अगर देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर देखोगे इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है। बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स जो होते हैं उसकी एक रिलीजियस रूट होती है, उसकी जड़ें धर्म से जुड़ी होती हैं और बहुत क्रूशल होते हैं जो फेस्टिवल होते हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम पर हमारे यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, लैंप जलाए जाते हैं, ताकि हम बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाते हैं, ठीक है, कि अंधेरे पर रोशनी आती जरूर है। और कल्चरल ट्रेडिशंस, लगातार जो रिचुअल्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते रहते हैं और इससे एक कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है, आपकी एक आइडेंटिटी रहती है, आपका एक कल्चरल ताना बाना होता है जिससे आपका समाज जुड़ा रहता है। कम्युनिटी बॉन्डिंग, तो इसमें क्या है, फेस्टिवल्स ऐसी चीजें होती हैं जब समाज में लोग एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रेडिशनल डांस करना हो नवरात्रि पर या फिर मिठाइयाँ बांटनी हो ईद के टाइम पर, ठीक है, लोग मिलते जुलते हैं फेस्टिवल्स में। सिंबलिज्म एंड एलेगरी, बहुत सारे रिचुअल्स जो होते हैं उसके कुछ सिंबलिक मीनिंग्स होते हैं जो बहुत डीप मैसेज कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द ब्रेकिंग ऑफ दही हांडी, जन्माष्टमी में दही हांडी को तोड़ा जाता है। ये सिंबलाइज करता है कि आप अपने चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करते हो, ठीक है, आप कैसे अपने चैलेंजेस को पछाड़ सकते हो। और ये कैसे दिखाता है कि श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, फेस्टिवल्स जो होते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे पूजा होती है, आरती होती है, प्रसाद बांटा जाता है। ये चीजें दिखाते हैं कि हम कैसे अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कैसे धन्यवाद करते हैं भगवान का उनकी पूजा करके। साइकिल ऑफ नेचर, कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर से जुड़े होते हैं, जो हार्वेस्ट का जो टाइम होता है क्रॉप्स का, उसके लिए वो मतलब कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं। और अच्छे मॉनसून के लिए फेस्टिवल होते हैं, जैसे पोंगल है एग्जाम्पल के लिए, एक तमिल फेस्टिवल है जो ग्रेटिट्यूड होता है सूर्य देवता के लिए ताकि उनकी हार्वेस्ट अच्छी हो, ठीक है। तो कुछ कुछ फेस्टिवल हमारे एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड होते हैं, नेचर से भी रिलेटेड होते हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपको एनकरेज करते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। जैसे ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमदान, जो रमदान का महीना होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो फास्ट रखते हैं, प्रे करते हैं, अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करना सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। ये सारी चीजें आ जाएंगी। डू यू थिंक दैट रिचुअल ट्रेडिशंस रिफ्लेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। इंडिया एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही डाइवर्स लैंडस्केप है और यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि एक यहाँ सभी लोग एक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इंडिया की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसमें बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। आप अगर देखोगे कई सारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, कई सारे रिचुअल्स होते हैं। दिवाली की बात करूं, ये लाइट का फेस्टिवल माना जाता है, जब आप अपने घरों को, अपनी गलियों को जगमग करते हो, ठीक है। और होली जो कि कलर का फेस्टिवल है, जहाँ पर हर कोई रंगों में रंग जाता है। रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मतलब मंत्र पढ़े जाते हैं हिंदुओं के अंदर, और सिख गुरुद्वारे में भी प्रेयर होती है, और मतलब मस्जिदों में भी कुछ ना कुछ मतलब प्रेयर वगैरह होती है, चर्च वगैरह में भी प्रेयर वगैरह होती है। तो सभी लोग भगवान से जुड़े रहते हैं। और रिचुअल्स जो होते हैं वेरी नॉट ओनली इन देयर प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स हर जगह अलग अलग होते हैं, बट कभी कभी उनकी फिलॉसफी भी अलग अलग होती है, जो कि हमें बताती है कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है। डांस और म्यूजिक फॉर्म जो है वो इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी का इंटीग्रल पार्ट रहा है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी डांस फॉर्म होती है इंडिया के अंदर, म्यूजिकल ट्रेडिशंस भी होते हैं, चाहे वो क्लासिकल डांस हो भरतनाट्यम का जो कि तमिलनाडु के मंदिरों में होता है, चाहे वो एनर्जेटिक भंगड़ा हो पंजाब के अंदर जो होता है। ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल वैरायटीज हैं। और तबला बजाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं, ढोलक बजाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमें बता रही हैं।
ट्रेडिशनल अटायर, आपके जो कपड़े होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे महाराष्ट्र की अलग अलग साड़ी होती हैं, धोती होती है वेस्ट बंगाल की, राजस्थान की पगड़ियाँ होती हैं। ये क्या बताता है हम कितने डाइवर्स हैं, हमारे अटायर भी डाइवर्स है, हमारे कपड़े भी डाइवर्स हैं, और हमारा कपड़ा भी हमें हमारी ज्योग्राफी, क्लाइमेट और हमारे कल्चरल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्यूजीन की बात करें, खाना पीना जो होता है वो भी अलग अलग होता है। जो मसाले होते हैं, जो कुकिंग टेक्निक्स होती है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हर रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में डोसा बहुत ज़्यादा फेमस है, चाट है नॉर्थ इंडिया में फेमस, सी फूड होते हैं कोस्टल एरियाज में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कड़ी वगैरह वाला वो मतलब बनाया जाता है हमारे मतलब मध्य भारत के अंदर। सो हमारे यहाँ पे क्यूजीन भी डाइवर्स है। कंक्लूड करूं तो रिचुअल ट्रेडिशंस जो होते हैं इंडिया के, ये एक तरीके से धागे होते हैं जो कि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, एक ताना बाना है। और ये सिर्फ सेरेमनी और सेलिब्रेशन नहीं होते, ये डाइवर्स आइडेंटिटी को दिखाते हैं कि हम कैसे एक साथ अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाते हुए इंडिया में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। Climate and geography determine the development of dietary habits and cuisine of region. Explain with example. तो देखो, फर्स्टली आप अगर देखोगे जो भी आपके एरिया में रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपका क्लाइमेट कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए कोस्टल एरियाज में आपको ज़्यादातर सी फूड मिलेगा, वहीं जो इनलैंड रीजन्स होते हैं वहाँ पे आपको ग्रेन्स वगैरह, लाइव स्टॉक वगैरह ये ज़्यादा मिलेगा। और एग्जाम्पल लूँ अगर मैं मेडिटेरेनियन रीजन का, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास का एरिया है, वहाँ का माइल्ड क्लाइमेट है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की डाइट ऐसी होती है कि ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा वो खाते हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, सी फूड ज़्यादा खाते हैं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है वो ऑलिव वगैरह के लिए, कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। और सी में आपको मछलियाँ मिल जाती हैं, शेलफिश मिल जाती हैं। और अगर आप कोल्डर और माउंटेनियस रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको डाइट ऐसी मिलेगी जो थोड़े रॉ वेजिटेबल होते हैं, प्रिजर्व फूड्स होते हैं, स्ट्यू होते हैं। तो एरिया के हिसाब से अलग हो जाता है क्विजीन। आप गर्म जगहों पर जाओगे तो आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग फूड मिलेंगे, थोड़े हल्के खाने मिलेंगे, ठीक है। जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं जहाँ मैंगो, पाइनएप्पल, कोकोनट ये ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा खाना होता है जो आपको ठंडी तासीर वाला, जो आपको थोड़ी सी ठंडक प्रोवाइड करता है। अब आप अगर देखोगे हिस्टोरिकल फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो होते हैं वो क्लाइमेट के उस पे तो बेस्ड थे कि भाई गर्मी में ज़्यादा खाना पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा। जैसे आप देखोगे जो अरिड जो एरियाज होते हैं, जो गर्म एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे खाना जल्दी खराब हो सकता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जैसे उसको ड्राई करना, उसको बचा कर रखना, उसको ठंडे में रखना, इससे आपका खाना, आपका मीट, आपका फ्रूट थोड़ा सा प्रिजर्व रहता है। और मिडल ईस्ट में और जो भी मतलब जो डिशेस होती हैं जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो क्लाइमेट और ज्योग्राफी किसी भी एरिया की जो होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट डालती है कि आपका खाना पीना कैसा होगा, आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी होगी। आप जिस एरिया में जाओगे ना आपको वहाँ के मौसम के हिसाब से लोग खाना खाते हुए दिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, Fairs in India are not only significant centers of culture but also hub of commercial activities. जो मेले लगते हैं हमारे इंडिया में वो सिर्फ कल्चर को नहीं प्रेजेंट करते, वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो जो भारत में मेले लगते हैं उसमें होता क्या है कि कल्चरल इवेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सचेंज भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कल्चरल सिग्निफिकेंस, देखो भारत में जो मेले लगते हैं उसमें क्या होता है कि आप अपनी जो भी आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, आपके क्राफ्ट वगैरह होते हैं और वो सब चीज़ों को आप बेचते हो, आप दिखाते हो वहाँ पे। जैसे कलरफुल फोक डांस वगैरह होता है मेले में और वहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं स्टेज लगाकर डांस करते हैं, वहाँ से भी उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस, जब आप मेले में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये दिखेगा जो लोग स्किल वाले होते हैं
वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, अपनी हैंडमेड ज्वेलरी को, अपने कपड़ों को, अपनी पॉटरी को, वो चीज़ों को दिखाते हैं। जो मेले में घूमने लोग आते हैं वो उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं और उसको फिर वो खरीदते हैं। सो जो मेले लगते हैं ये एक सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं देते आर्टिसंस को, बट उनका जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको भी प्रिजर्व करते हैं कि वो जब जब मेला लगेगा वो अपना आर्ट दिखाएंगे। कमर्शियल हब, देखो जो मेले होते हैं ना वो धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज के भी सेंटर बन जाते हैं। वहां पर मार्केट लगती है, मेले में बाजार लगती है, लोग वहां पर आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, बहुत ज्यादा ऑडियंस आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लोकल जो एरियाज के लोग होते हैं उनका सामान बिकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा टूरिज्म का प्रमोशन होता है। जब मेला लगता है तो बाहर से लोग, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, हमारे देश के भी और बाहर के देश के भी। वो घूमते हैं, हमारी डाइवर्सिटी को देखते हैं, ठीक है, हमारे कल्चर को देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। और जब टूरिस्ट लोग आते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है भाई उस एरिया की। जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस होती है, आसपास के जो लोग जहाँ पर आके रुकते हैं होटल में, वहाँ का फायदा होता है, ट्रांसपोर्ट वालों का फायदा होता है, जो लोकल रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार, उनका फायदा होता है। ये सब चीजें हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सपोर्ट, देखो इसमें क्या है, गवर्नमेंट लगातार ये जो मेले लगते हैं, ये जो आर्टिसंस होते हैं जो सामान बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट वाले, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है कि भाई ऐसे ही हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते रहें। मेले वगैरह ऐसे लगाते रहते हैं, बड़े बड़े मेले, सूरजकुंड का मेला है जैसे, ठीक है। कंक्लूजन में बताऊं तो कंक्लूजन यही है, भारत में जो मेले लगते हैं ना, ये एक तो हमारे कल्चर को दिखाते हैं कि कैसे हम मिलजुल कर साथ रहते हैं, और यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं साथ साथ, ये बहुत बड़े हब होते हैं। सो यही सब चीज़ें हैं कि मतलब कैसे ये मेले के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हो रही होती हैं। एनालाइज हाउ पिलग्रिम सेंटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर जो तीर्थ यात्रा की जगहें होती हैं वो कैसे हमारे यहाँ टूरिज्म का डेवलपमेंट कर रही हैं। सो पिलग्रिम सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कल्चरल और हिस्टोरिकल इनकी सिग्निफिकेंस होती है। एग्जाम्पल के लिए वाराणसी जो सबसे पुरानी सिटीज में से एक है दुनिया की, वहाँ पर मिलियन और टूरिस्ट आते हैं वहाँ की कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखने। वहाँ पर लोग आते हैं मंदिरों में, वहाँ पर घाटों पर जाते हैं लोग, और वहाँ गंगा रिवर में जाते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक बूस्ट, जैसे तिरुपति बालाजी टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश का, वो बस एक रिलीजियस साइट नहीं है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है। वहाँ पे लोग जो आते हैं श्रद्धालु बहुत ज़्यादा वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। वहाँ आसपास जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो होटल में लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं वहाँ के लोग। ट्रांसपोर्टेशन के पैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लोकल बिजनेस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है इस मंदिर की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखो एग्जाम्पल के लिए जब कोई भी पिलग्रिमेज साइट होती है, तीर्थ यात्रा का स्थान होता है, तो वहाँ पे रोड वगैरह अच्छे बनाए जाते हैं, वहाँ पे होटल अच्छे बनाए जाते हैं, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जनरल टूरिस्ट जो लोग आते हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहता है। ओवरऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है उस एरिया का। और अगर मैं आपको बताऊं प्रेजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस, जैसे कुंभ का मेला होता है, बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो कि 4 लोकेशंस में रोटेट होता रहता है। ये इवेंट सिर्फ श्रद्धालुओं को नहीं बुलाता, ये इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है कि हमारी क्या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो लोग आके वहाँ एक्सपीरियंस करते हैं टूरिज्म में, और जो टूरिस्ट लोग आते हैं। प्रमोशन ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म, जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर है, आर्किटेक्चरल उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, जहाँ पर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। वहाँ का अच्छा एटमॉस्फेयर, पवित्र स्थान है वो एक, और वहाँ पे लोग सुनते हैं, जाकर गुरबाणी सुनते हैं, वहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। प्रमोशन ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्विजीन, ऋषिकेश हो गया, वो बहुत जाना माना तीर्थ स्थान है जहाँ गंगा नदी के साथ साथ लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदते हैं, वहाँ की क्यूजीन को टेस्ट करते हैं। और टूरिस्ट जो है वहाँ पे योगा वगैरह के लिए भी जाते हैं, मार्केट प्लेस में घूमते हैं। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, बोध गया बिहार के अंदर एक जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट को प्राप्त किया था, यानी कि उनको ज्ञान मिला था। सो वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पिलग्रिम्स लोग आते हैं वहाँ पे साइट पे घूमने, देखते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हाउ डज पॉपुलर सिनेमा इम्पैक्ट द फैमिली, मैरिज एंड ह्यूमन रिलेशंस इन इंडियन सोसाइटी। जब आप कोई भी मूवी देख रहे हो जो किसी टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, वो कैसे आपकी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, शादी के ऊपर और ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर। तो देखो बॉलीवुड मूवीज में रिलेशनशिप्स को दिखाया जाता है
कि आइडियल रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। बॉलीवुड ये पोर्ट्रे करता है कि आपका आइडियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये कभी कभी अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, जब आप मूवी में एक्सपेक्ट, जो मूवी में देखते हो वो आप रियल में एक्सपेक्ट करते हो। फैमिली बॉन्ड्स, फैमिली लगातार मूवीज में दिखाई जाती हैं कि फैमिली अनब्रेकेबल यूनिट है, परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता, फैमिली साथ रहेंगी। हमारे भारतीय समाज में सभी परिवार के लोग साथ रहते हैं। मैरिज एज सोशल इंस्टीट्यूशन, देखो मैरिज को बॉलीवुड ऐसा दिखाता है बहुत रोमांटिसाइज करके। मैरिज को ऐसा दिखाया जाता है कि हर कैरेक्टर का अल्टीमेट गोल मैरिज ही है, कि भाई मतलब दिस कैन कंट्रीब्यूट टू सोशिएटल प्रेशर टू कंफर्म टू ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ गेटिंग मैरिड, यानी कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है मूवीज में जब आप देखते हो कि शादी तो ऐसे ही करनी है। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, मूवीज में ज्यादातर ये दिखाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है लव और अरेंज मैरिज को लेकर, और दिखाता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या चल रहा है। कभी कभी आप हो सकता है मूवीज से इन्फ्लुएंस होकर लव मैरिज को सपोर्ट करने लगो, कभी कभी हो सकता है आप इसके अगेंस्ट हो जाओ मूवीज को देखकर। जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स, बॉलीवुड जो है ना वो बहुत ज्यादा जेंडर रोल्स को दिखाता रहा है कि मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग फीमेल इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स भी होती हैं धीरे धीरे, और कुछ स्टीरियोटाइप भी हमें दिखाए जाते हैं कि पुरानी सोच वाले लोग कैसे होते हैं मूवीज में, हम सब ये देखते हैं। इम्पैक्ट ऑन परसेप्शंस, सो ये जो जेंडर डायनेमिक्स हैं मूवीज के अंदर, ये आपकी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। आप अगर लड़कियों को अच्छी उसमें दिखाओगे कि हाँ भाई ये लोग आगे पढ़ भी सकती हैं, ये बहुत कुछ कर सकती हैं, तो सोसाइटी में जब लोग उस मूवी को देखेंगे तो वो भी उससे काफी ज्यादा होंगे भाई प्रभावित कि हाँ भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए अपने घर में। कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो मूवी होती हैं वो कल्चरल सेलिब्रेशंस को दिखाती हैं, हमारे रीति रिवाज को मूवीज में दिखाया जाता है, हमारे फेस्टिवल्स को दिखाया जाता है। और मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशन, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मॉडर्न वैल्यूज और ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेकर क्लैश दिखाती हैं कि पुरानी बातें अच्छी थी, पुराना जमाना अच्छा था, या मॉडर्न जमाना अच्छा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इम्पैक्ट ऑन यूथ, यानी कि बॉलीवुड इन्फ्लुएंस करता है पूरा पूरा आपके यूथ को, आपकी जवानी के लोगों को, आपकी उम्र के लोगों को, यंग लोगों को। आप जब देख रहे हो मूवी में लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड मूवी, वो आपको इम्पैक्ट डालती है मूवी। और सोशल इश्यूज एंड अवेयरनेस, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज बनाता है डोवरी को लेकर, जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर। ये मूवीज सोशल अवेयरनेस फैला सकती है, डिस्कशन चला सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे सोशल मुद्दों पर मूवीज बनाई जाती रही है। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस कल्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, देखो जैसे जैसे ग्लोबल ऑडियंस बढ़ती जा रही है, बॉलीवुड की जो मूवीज हैं वो और ज्यादा डाइवर्स होती जा रही हैं, और इससे क्या होता है कि मतलब हमारी मूवीज को ग्लोबली भी देखा जा रहा है, और एक अलग पर्सपेक्टिव भी बन रहा है कि हमारी सोसाइटी को ग्लोबली कैसे देखा जाता है। तो अगर मैं आपको समराइज करूं तो पॉपुलर सिनेमा, आप जो भी मूवीज देखते हो वो हमारी सोसाइटी पर बहुत ज्यादा फर्क डालता है, चाहे वो परिवार के बारे में उसमें दिखाया गया हो, चाहे शादी के बारे में दिखाया गया हो, चाहे उसमें जो रिलेशनशिप्स दिखाए जा रहे हैं भाई बहन या फिर जो भी है, वो सब इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ के ऊपर। सो ये मूवीज के ऊपर था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय